हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रिवॉन रिच के नेक्स्ट एपिसोड। यदि आपने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने उसका लिंक कमेंट सेक्शन में दे दिया है, तो वहां जाकर आप ये शुरू करते हैं। अचानक दाजुन के मन में यह विचार आया कि दादा ने अपने भाई के साथ विश्वासघात किया था, या तो खुद को बचाने के लिए या फिर सब कुछ पाने की चाह में। लड़का बहुत हैरान रह गया जब उसने यह सवाल सुना, उसका क्या? योंग चोल का चेहरा शांत हो गया और उसने सहजता से पूछा कि क्या दाजुन अपनी खुद की रक्षा के लिए अपने परिवार को बेचने के लिए तैयार है। लड़का उलझन में था कि क्या उसे सच बताना चाहिए या वह जवाब देना चाहिए जो उसके दादा चाहते हैं। योंगचोल ध्यान से देख रहे थे कि उनके पोते के चेहरे के भाव कैसे बदल रहे हैं। दाजुन के लिए जवाब देना मुश्किल था, इसीलिए उसने लंबी सांस छोड़ी। जैसे ही वह बोलने लगा, उसके चेहरे पर सुबह की किरणें चमक उठीं। अचानक टुकड़े चारों ओर बिखर गए। सूरज अभी भी पहाड़ों के पीछे से उग रहा था। दाजुन पूरी तरह से पट्टियों में लिपटा हुआ मुश्किल से अपनी आंखें खोल पाया। उसके लिए धुंध के पार उस अस्वाभाविक रूप से सफेद मेडिकल लाइट को देखना बहुत कठिन था। दाजुन हिल नहीं सकता था क्योंकि उसकी बांह में आईवी लगी हुई थी, लेकिन वह अभी भी जिंदा था, भले ही उसे लगा था कि वह मर जाएगा। साइड में कोई खुश था कि दाजुन को होश आ गया है, जिससे वह लड़का बहुत हैरान हो गया। उसने उस नर्स की ओर देखा जो अंदर आई थी और बोली कि वह जल्द ही डॉक्टर को बुलाएगी। उसने अपने हाथ उसके माथे पर रख दिए। लड़की शांत दिख रही थी। जैसे ही नर्स ने उसकी गर्दन को छुआ, दाजुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। डॉक्टर आए और उन्होंने दाजुन की आंखों में टॉर्च की रोशनी डालना शुरू कर दिया। आदमी ने अपनी तर्जनी उंगली दिखाते हुए कहा कि उसकी आंखों से उसका पीछा करो। दाजुन ने निर्देशों का पालन किया और तुरंत पूछा कि क्या दादाजी बच गए हैं और उनकी हालत कैसी है। डॉक्टर सीधे खड़े हो गए और बोले कि इसका मतलब है कि जो आदमी उसके साथ लाया गया था वह उसका दादा है, जिस पर दाजुन ने सहमति जताई। नर्स ने आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी और डॉक्टर ने कहा कि दादाजी भी ठीक हैं और उन्हें लगता है कि वह जल्द ही होश में आ जाएंगे, इसलिए चिंता मत करो, क्योंकि दुर्घटना में शामिल 5 लोगों में से केवल एक को ही सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। दाजुन की आंखें डर से फैल गईं क्योंकि उसे यह सवाल परेशान कर रहा था कि दुर्घटना में कितनी गाड़ियां शामिल थीं। दाजुन घबराकर उछल पड़ा और डॉक्टर से चिंतित होकर बोला कि उसके दादा सुनयांग ग्रुप के चेयरमैन हैं, इसलिए उन्हें अस्पताल में ज्यादा भीड़भाड़ होने से पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए। डॉक्टर ने अपनी आंखें संकरी कर लीं और सख्त हो गए जब उन्होंने पूछा कि वह क्या कह रहा है और क्या वह मामूली दुर्घटना के बाद कोई खास इलाज करवाना चाहता है। तो सबसे पहले उसे पुलिस को बुलाना चाहिए था और दुर्घटना की परिस्थितियों का पता लगाना चाहिए था। इसके अलावा ये एक स्थानीय सरकारी क्लिनिक है और यहाँ कोई वीआईपी रूम नहीं है। दाजुन ने उस आदमी की ओर गुस्से से देखा और कहा कि वह वीआईपी ट्रीटमेंट को माफ नहीं करेगा, लेकिन जब दादाजी जागेंगे तो सबसे पहले वही उसे ढूंढेंगे, इसलिए वह यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। और वह कुछ और कहना चाहता था, लेकिन उसने हार मान ली और कहा कि वह फिर भी इसे रोक नहीं पाएगा। डॉक्टर और नर्स ने एक दूसरे की ओर देखा, समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। जबकि दाजुन ने नर्स उसके बिस्तर के पास झुक गई और डॉक्टर ने अपना हाथ अपनी जेब में डालते हुए कहा कि वे जांच से शुरू करेंगे। दाजुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा कि वह पहले अपने दादाजी से मिलना चाहता है। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और सोचा कि परिवार को सूचना देने का काम डॉक्टर पर छोड़ देगा, क्योंकि एक आम आदमी के लिए इसमें कुछ भी भयानक नहीं था। लेकिन उसके दादाजी के साथ कोई दुर्घटना पूरे देश के शेयर बाजार में उतार चढ़ाव ला सकती थी। दाजुन की नजरें और भी ज्यादा गंभीर होती गईं, क्योंकि वह सोच रहा था कि आधिकारिक खुलासे से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। दाजुन कमरे में दाखिल हुआ और अपने दादाजी को पुकारा। योंगचोल अपने बिस्तर पर आधा बैठा हुआ था, उसकी बांह में एक आईवी लगी हुई थी। दादाजी ने राहत की मुस्कान के साथ पूछा कि उनका बच्चा कैसा है और क्या उसे दर्द है। दाजुन बिस्तर के पास गया, उस पर झुक गया और बोला कि बस थोड़ी खरोंचें आई हैं। और दादाजी का क्या हाल है? जिस पर उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है और वह यह देखकर खुश हैं कि उनका पोता ठीक है। योंगचुल ने दोजून का हाथ अपने हाथ से ढक लिया। दोजून ने कमरे के चारों ओर देखा और पूछा कि दादाजी आईसीयू में क्यों हैं? जिस पर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा कि वह कम से कम कुछ दिन शांति से बिताना चाहते हैं। उन्होंने अपने पोते की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया ताकि दोजून उस हादसे को भूल सके। लड़के ने राहत की सांस ली। उसे महसूस हुआ कि उनके आसपास और कोई नहीं है और उसने सोचा कि किसी भी हाल में यह बहुत किस्मत की बात है कि वह और उसके दादा दोनों जिंदा हैं। दोजून को हादसे का वह पल याद आ गया। फिर वह और उसके दादा दोनों ने अचानक खिड़की की ओर देखा। जब उसे एहसास हुआ कि एक ट्रक उनकी ओर तेजी से आ रहा है, जो पहले से अनुमानित नहीं था, तो उसने अपने दादा को बचाने की कोशिश की। वह बिस्तर के सामने घुटनों के बल गिर गया और अपना सिर कंबल में छुपा लिया, क्योंकि अब उसे यह एहसास हुआ कि वे दिन जब वह केवल सोनियोंग को पाने के लिए एक आदर्श पोता होने का नाटक करता था, अब बहुत पीछे छूट चुके हैं। दोजून की आंखों में आंसू आ गए जब उसे यह एहसास हुआ कि योंगचुल उसके दादा हैं और वह उनका पोता है। योंगचुल ने लड़के की पीठ पर हाथ रखा। वह खुशी से मुस्कुराए।
अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया और दोनों आदमी दरवाजे की ओर मुड़ गए। डॉक्टर अंदर आए और पूछा कि क्या उन्होंने उनकी आराम में खलल डाली है। दोजून खड़ा हो गया और योंगचुल ने डॉक्टर से अंदर आने के लिए कहा। डॉक्टर ने अपने हाथों में कुछ उलट पलट करना शुरू किया और कहा कि उन्होंने उस आदमी का बटुआ पाया है जो इस समय सर्जरी करवा रहा है। उसने दोजून को उसका बटुआ थमाया, जो ध्यान से देखने लगा और कहा कि अंदर था और इसे इसलिए लाया है कि शायद आदमी उसे जानता हो। दोजून ने भौहें सिकोड़ ली। उस विजिटिंग कार्ड पर जिसे हाथों में पकड़े था मैनेजर किम यून सॉक का नाम लिखा था और लड़का समझ नहीं पा रहा था कि यह वही क्यों है। दोजून घबराहट महसूस कर रहा था। यून सॉक की मुस्कान सोचते हुए कि जो व्यक्ति काम के बाद आराम से घर पर होना चाहिए था वह ऑपरेशन टेबल पर क्यों पड़ा है। दादाजी ने अपना हाथ बटुए की ओर बढ़ाया और पूछा कि क्या दोजून जानता कि वह कौन था। दोजून ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और समझाया कि वह उसका ड्राइवर था जो आज सुबह उसे यहाँ लाया था और दोजून ने उसे जाने दिया। अचानक उस लड़के के दिमाग में एक विचार आया। उसने सड़क पर तेजी से दौड़ती कार के बारे में सोचा और कैसे मैनेजर ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और पूरी ईमानदारी दिखाई। उसने सोचा कि कैसे मैनेजर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कार में उसके पीछे पीछे आ रहा था ताकि दोजून के घर लौटने तक उसके साथ रह सके। उस लड़के ने कल्पना की कि यून सियोक ड्राइवर की सीट पर है और सोचा कि इस तरह अपने शरीर और जान की कुर्बानी देना असामान्य है। योंगचुल ने अपने पोते की मानसिक पीड़ा को जिज्ञासा से देखा। वह डॉक्टर की ओर मुड़े और पूछा कि क्या वे उसे बचा सकते हैं, जिस पर डॉक्टर ने जवाब दिया कि वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं। योंगचुल ने अपनी नजरें झुका लीं और दुख भरी आवाज में उनसे जरूर उसे बचाने की गुजारिश की, क्योंकि शायद उसने उन्हें बचाया था। डॉक्टर ने सिर झुकाया और वादा किया कि वह इस अनुरोध को पूरा करेगा। डॉक्टर दरवाजे के पीछे गायब हो गया। याचुल मुस्कुराए और बोले कि उनका पोता एक अच्छा लड़का है जिसे उसके जैसा कोई जरूर मिलेगा। दोजून इस सोच से दबा हुआ था कि एक आदमी ने उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इसलिए यह सब अवास्तविक सा लग रहा था। योंगचुल मुस्कुराए और अपनी आंखें बंद करते हुए बोले कि बहुत से लोग उनकी जगह जेल गए, लेकिन कोई भी अपनी जान कुर्बान नहीं करता, इसलिए शायद दोजून सोच रहा है कि उसका कर्ज कैसे चुकाए। दोजून ने उदासी से अपनी नजरें झुका लीं और कहा कि उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है जिस पर उनका कर्ज है। योंगचुल खुशी से मुस्कुराए और बोले कि वह भी उस पर बहुत बड़ा कर्जदार है। दोजून ने अपने दादा की ओर देखा और विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा कि आप थोड़ा सौ लें, क्योंकि जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक यहाँ हम कुछ कर भी नहीं सकते। उसने अपने दादा को लेटने में मदद की या लेट जाएं, जो सच में थोड़ा आराम करने का फैसला कर चुका था। यांगचोल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। दोजून ने फिर से यूनसॉक के दस्तावेजों को देखा। उसने गहरी सांस ली। पुलिस भवन के ऊपर तेजी से चमक रहा था और मुख्य प्रवेश द्वार के सामने एक झंडा लहरा रहा था जिस पर लिखा था कि नागरिकों की सुरक्षा पुलिस का काम है और वे नागरिकों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। जनरल अपने कार्यालय में बैठे थे और कह रहे थे कि कमिश्नर ने उन्हें बुलाया है। सचिव हाकचे ने सिर झुकाया और उनकी चिंता के लिए धन्यवाद दिया। फिर पूछा कि क्या उन्होंने स्थिति को सुलझा लिया है। जनरल ने मेज की ओर देखा और कहा कि आगे की जांच जरूरी है, लेकिन ट्रैफिक सेवा के कर्मचारियों के पास पहले से ही अपनी एक कहानी है। उन्होंने दुर्घटना का खाका बनाना शुरू किया और समझाया कि सड़क पर निशानों को देखकर लगता है कि चेयरमैन की कार ट्रैफिक लाइट पर रुकी हुई थी जब ट्रक बाईं ओर से चौराहे में घुसा, और हो सकता है कि स्टीयरिंग व्हील टूट गया हो, लेकिन किसी भी हालत में उसे चेयरमैन की कार से टकराना ही था। सचिव हाकचे ने एक भौं उठाई और कहा कि तब तो उन्हें गंभीर चोट आ जाती। जनरल अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए और भावुक होकर बोले कि उस समय इस कार के पीछे एक और गाड़ी थी, वीएम ब्रांड की, और अगर सटीक कहें तो ट्रक के चेयरमैन की कार से टकराने से पहले वह गाड़ी जोरदार आवाज के साथ उसमें घुस गई थी। उस आदमी को टायर के निशान याद आ गए और उसने कहा कि डामर पर टायर के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जो वाहन के अचानक तेजी से चलने का संकेत देते थे, और इसी वजह से ट्रक की दिशा बदल गई। सचिव को इसका क्या जवाब देना है ये समझ में नहीं आया। जनरल ने अपने हाथ आर्मरेस्ट पर रखे और कहा कि उन्हें लगता है कि वह सचिव की कार थी जो चेयरमैन के साथ थी, जिस पर हाकचे ने सवाल किया कि क्या वीएम ड्राइवर बच पाया होगा। जनरल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा कि चाहे यह जर्मन कार कितनी भी भरोसेमंद क्यों न हो, 8 टन के ट्रक से टकराने पर ड्राइवर का बचना नामुमकिन था। सचिव ने सिर झुका लिया और सोचते हुए कहा कि चेयरमैन की कार एक द्वितीयक दुर्घटना में शामिल हो गई थी। उसने आर्मरेस्ट को कसकर पकड़ा और पूछा कि क्या ड्राइवर की पहचान पता चल गई है, जिस पर जनरल ने जवाब दिया कि हाँ, क्योंकि उसके पास एक बटुआ था और वह रणनीति विभाग के मैनेजर किम युनसंग थे। इसके बाद जनरल ने पूछा कि क्या सचिव उन्हें जानते हैं। हाकचे ने हैरानी से जनरल की ओर देखा और सोचा कि अब सब कुछ जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन उसने ऊंची आवाज में ट्रक ड्राइवर के बारे में पूछा। जनरल अचानक गंभीर हो गए और बोले कि वह भी गंभीर रूप से घायल हुआ है और अब उसका इलाज चल रहा है, लेकिन चिंता न करने को कहा क्योंकि उन्होंने उसके लिए एक जासूस नियुक्त कर दिया है ताकि वह भाग न सके। सचिव ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा।
एक थका हुआ जनरल उसके पास आया और पूछा कि क्या उसे यह मामला अजीब नहीं लग रहा है। हाकचे ने हाथ उठाया और कहा कि यह सुबह सुबह की बात है और ट्रक ड्राइवर शायद पूरी रात गाड़ी चला रहा था और बस झपकी ले ली होगी, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है। जनरल ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और कहा कि वे भी ऐसा ही सोच रहे थे, लेकिन उन्हें और गहराई से जांच करनी होगी। तभी हाकचे उनके पास आया। उसने हाथ हिलाया और पूछा कि क्या जनरल उसे ट्रक ड्राइवर के बारे में जानकारी दे सकते हैं, जिस पर जनरल ने सहमति जताई। उसने दस्तावेज सचिव को सौंप दिए और कहा कि उनमें ट्रक नंबर और ड्राइवरों की जानकारी है, और जैसा कि वह पहले ही कह चुका था, वे आगे जांच करेंगे। लेकिन सचिव ने उसे बीच में ही रोक दिया। हाकचे का चेहरा डरावना लगने लगा और उसने कहा कि कमिश्नर जल्द ही फिर से संपर्क करेगा और मामला यहीं बंद कर दिया जाए। जनरल पर डर की लहर छा गई जब उसने पूछा कि उस आदमी का मतलब क्या है। हाकचे ने खुद को सीधा किया और कहा कि जनरल को यह समझना चाहिए कि चेयरमैन के हादसे की जानकारी कई क्षेत्रों पर बुरा असर डालेगी और पीड़ित उनका कर्मचारी है, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जनरल को इसका क्या जवाब देना है, यह समझ नहीं आया। फिर वह राहत की मुस्कान के साथ बोले कि चूंकि सिनयांग ग्रुप यह करेगा तो मामला पक्का है और उन्हें जैसा ठीक लगे वैसा करने दें। सचिव का चेहरा उतर गया और उसने सोचा कि यह मामला अब खत्म हो गया। हाकजा ने दस्तावेज ले ली और तय किया कि अब बस अस्पताल जाकर सबकी बोलती बंद करनी है। योंग चोल अस्पताल के बिस्तर पर बैठा था। हाकजा उसके बगल में खड़ा था। उससे पूछा गया कि क्या उसने कोई कार्रवाई की है। सचिव ने जवाब दिया कि उसने साइट मैनेजर से दुर्घटना को दबाने के लिए कहा और निदेशक से मिलकर एक बार फिर याद दिलाया कि घटना के विवरण का खुलासा न करें। योंग चोल चुप हो गया। उसकी कनपट्टी पर पट्टी बंधी थी। वह अचानक मुड़ा। हाकजा ने अचानक कहा कि उसने ट्रक ड्राइवर की भी जांच का आदेश दिया है। उसने तय किया कि अगर वे जांच करेंगे तो कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। योंग चोल ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा कि इसकी क्या जरूरत थी और सचिव क्या सोच रहा था। हाकजा ने घबराहट में अपना थूक निगल लिया। वह झुक गया और बोला कि वह भी वही बात कर रहा है जो चेयरमैन कह रहे हैं, क्योंकि अगर कोई चिंता नहीं थी तो अब तक परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया गया। उस आदमी ने अपने हाथ फैलाए और आगे बढ़ाया। उसने सचिव से नजरें हटा ली और कहा कि किसी को नहीं पता था कि वह घुनसान जा रहा है। उसने सुझाव दिया कि समस्या यह थी कि ड्राइवर गाड़ी चलाते समय सो गया था। आदमी ने खिड़की से बाहर देखा और कहा कि जब वह जागेगा तो वे इसकी जांच कर सकते हैं। हाकजा ने चेयरमैन की ओर देखा और उनकी तरफ मुड़ गया। उसने कहा कि वह अपने पोते को गुनसान ले गया था। उसका चेहरा शांत बना रहा। उसने पूछा, इसका क्या मतलब है? योंग चोल ने गुनसान में गोदाम का परिचय दिया और कहा कि यह शिनयांग ग्रुप का शुरुआती बिंदु था और एक गुप्त जगह थी जिसके बारे में 10 से भी कम लोग जानते थे। उसने बेसमेंट का परिचय दिया और कहा कि पूरी इमारत को एक संग्रहालय में बदल दिया गया है, चेयरमैन योंग चोल का निजी संग्रहालय। दीवार पर बहुत सारी तस्वीरें टंगी हुई थीं। योंग चोल ने कहा कि यह मूल रूप से उनके बचपन से लेकर अब तक की छोटी छोटी चीजों का भंडार है जो उन्हें यादें ताजा कर देती हैं। एक स्मृति संग्रहालय है जो आपको शांति से पीछे मुड़कर चेयरमैन के जीवन पथ को देखने की अनुमति देता है। यहीं पर योंगी और डोंगी को उत्तराधिकारी का दर्जा मिला था। सचिव ने उस आदमी की ओर देखा और सोचा कि वह अपने पोते को तीसरे उत्तराधिकारी का दर्जा देना चाहता है। हाकजा ने अपने मालिक की ओर डरे हुए नजरों से देखा। चेयरमैन मुस्कुराए और बोले, हाँ। उन्होंने पूछा कि क्या उनके पोते को कुछ कमी महसूस हो रही है। हाकजा ने अपराध बोध के साथ अपने हाथ उठाए और कहा कि हीरो की उम्र के बावजूद सभी अच्छी तरह जानते हैं कि वह कितनी असाधारण शख्सियत है। चेयरमैन ने फिर से खिड़की से बाहर देखा और कहा कि उस दिन उनके बेटे बहुत खुश थे जब उन्होंने उनसे कहा था कि शिनयांग ग्रुप को अच्छी तरह संभालें। उन्होंने सोचा कि उस पल दाजुन के चेहरे पर कैसी अभिव्यक्ति होगी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह उसे कभी देख नहीं पाए। हाकजा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा कि हीरो का स्वभाव बहुत गंभीर था, इसलिए शायद उसके चेहरे पर शांत भाव होता या वह हाथ हिलाकर मना भी कर सकता था। योंग चोल ने पूछा, क्या यह सच है? वह गर्व से मुस्कुराए और हीरो को एक चालाक व्यक्ति कहा। उन्होंने अपना सिर सचिव की ओर उठाया और कहा कि यह लड़का, जिसकी उम्र मुश्किल से 20 साल है, उसका एक अधीनस्थ है जो उसके लिए अपनी जान देने को तैयार है। उन्होंने हाकजा से पूछा कि क्या वह भी अध्यक्ष के लिए अपनी जान देने को तैयार है। हाकजा ने सांस छोड़ते हुए कहा कि अब उसकी एक पत्नी और 3 बच्चे हैं जो बस उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे खुशी खुशी सारा पैसा खर्च कर सकें। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में मरना बेहद निराशाजनक होगा। योंग चोल ने हैरानी से अपने सचिव की ओर देखा और कहा कि वह भी अब बूढ़ा हो गया है और लगता है कि अब उसे भी मौत से डर लगने लगा है। हाकजा ने अपने मालिक की ओर देखा और पूछा कि क्या वह नाराज हुआ। योंग चोल हंस पड़ा। वह मुस्कुराया और बोला कि हाकची पहले ही उसकी जगह 3 साल जेल में बिता चुका है और भले ही वह कुछ न कहे, वह चाहता है कि उसे पता हो कि वह हमेशा उसका आभारी रहेगा।
हाकची मुस्कुराया और बोला कि शब्दों के बजाय वह पैसे लेता है और इसलिए आभारी महसूस करता है। योंगचुल मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लेता है, सोचता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि हाक यी उसके सामने इतनी खुलकर बात कर रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सूरज की किरणें और भी तेजी से अंदर आने लगीं। काफी समय बीत चुका था। दरवाजे पर दस्तक हुई और दोनों आदमी उस दस्तक की ओर मुड़ गए। डॉक्टर ने साहब से कहा कि कोई उन्हें ढूंढ रहा है। हाकची ने शांतिपूर्वक कहा कि वह रास्ते में है। उसने चेयरमैन को झुककर प्रणाम किया और कहा कि एहतियात के तौर पर उसने सुरक्षा सेवा से संपर्क कर लिया है और अब उसे काम से बाहर जाना है। उसने उस व्यक्ति को शुभ छुट्टियों की शुभकामनाएं दी। योंगचुल ने सचिव को जाते हुए देखा और फिर से खिड़की से बाहर देखने लगा। शाम हो गई थी। क्योंगजू मेडिकल सेंटर की बड़ी इमारत। हाकची पुरुषों के एक समूह के सामने खड़ा था और उसने कहा कि ऑपरेशन के बाद चेयरमैन को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है और डॉक्टरों का कहना है कि नतीजे कल पता चलेंगे। हीरो के पिता तेज नतीजों से हैरान रह गए। हाकची ने भौहें सिकोड़ लीं। योंगी और डोंगी ने सचिव की ओर देखा। हाकची ने सबकी आंखों में झांका। योंगी ने कहा कि चेयरमैन किसी प्रांतीय अस्पताल में नहीं रह सकते। उसने कहा कि उन्हें शिन्यांग मेडिकल सेंटर ले जाना जरूरी है। फिर उसने अपना विचार बदल लिया और कहा कि सबसे अच्छे डॉक्टरों को बुलाना चाहिए। हाकची शांतिपूर्वक उपाध्यक्ष की ओर मुड़ा। उसने कहा कि फिलहाल हमें इंतजार करना चाहिए क्योंकि जरा सी भी हलचल साहब के लिए खतरनाक हो सकती है। उसने सुझाव दिया कि थोड़ी देर देखभाल की जाए और अगर सब कुछ ठीक रहा तो उन्हें सियोल ले जाया जाए। योंगी ने चिड़चिड़ाते हुए पूछा कि क्या वे बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और इंतजार करेंगे। डोंगी ने पूछा कि डॉक्टरों की क्या राय है। सचिव ने कहा कि डॉक्टर कुछ भी गारंटी नहीं दे सकते। उस आदमी का चेहरा सख्त था। उसने कहा कि अगले 48 घंटों तक साहब की हालत पर नजर रखनी होगी। वहां सन्नाटा छा गया। योंगी और डोंगी ने अलग अलग दिशाओं में देखा। योंगी ने नीचे देखा। सचिव ने चुपचाप अपने मालिक के बेटों की ओर देखा। योंगी ने हार नहीं मानी। उसने उंगली उठाकर पूछा कि अगर उन्होंने बुलाया था तो फिर तुरंत सूचना क्यों नहीं दी। उसने पूछा, यह क्या है? उसने पूछा कि उसके अपने बच्चों को हर बात का पता आधे दिन बाद ही क्यों चलता है। सचिव ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा कि यह अध्यक्ष का आदेश था। वह तो बस निर्देशों का पालन कर रहा था। अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो। उसने झुककर माफी मांगी अगर इससे बेटों को बुरा लगा हो तो। लेकिन सचिव की नजरों में सहानुभूति नहीं बल्कि गुस्सा झलक रहा था। उसे अध्यक्ष के साथ कक्ष में हुई बातचीत याद आ गई। उसने उससे कहा था कि उसे बच्चों को सब कुछ बता देना चाहिए। योंगचुल ने सचिव की ओर देखा और पूछा कि क्या वह सच में प्रतिक्रिया देखना चाहता है। हाकची ने हाँ में जवाब दिया, यह कहते हुए कि निश्चित ही कोई न कोई कदम उठाएगा क्योंकि अगर यह दुर्घटना नहीं बल्कि कोई योजना थी। योंगचुल मुस्कुराया और कहा कि सचिव ने इसे साधारण दुर्घटना नहीं माना। हाकी ने झुककर माफी मांगी। उसने पूछा कि क्या यही वजह नहीं थी कि योंगचुल ने खुद आईसीयू में स्थानांतरित होने की मांग की थी। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि सचिव की इच्छा के अनुसार ही कर लेते हैं। हाकची आज्ञाकारी होकर चुप रहा। बूढ़ा आदमी हंसा और बोला कि इसी बहाने वह यहाँ कुछ हफ्ते आराम कर सकता है। हाकची ने कहा कि वह बूढ़े आदमी के पोते को सब कुछ बता देगा क्योंकि वह समझदार लड़का है और समझ जाएगा। युंगी ने अचानक सिर उठाया और पूछा कि क्या उसका बेटा ठीक है। सचिव ने कहा कि सब कुछ ठीक है और वह ठीक हो रहा था। उसने फिर से झुककर कहा कि वे संपर्क में रह सकते हैं लेकिन उसे स्थिति की जांच करनी होगी और अगर कुछ भी होता है तो वह जरूर रिपोर्ट करेगा। वह मुड़ा और अस्पताल के गलियारे में चल पड़ा। योंग हे ने नाराजगी से करवट बदली। डोंग हे ने अपने हाथ जेब में डाले और बात करने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि उसके पास कुछ सवाल हैं। जोंग हे ने भाइयों की ओर देखा और पूछा कि क्या उन्हें यही करना है। उसने उनसे रुकने को कहा। डोंग हे ने मुस्कुराते हुए अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मामला वैसा नहीं है जैसा वह सोच रहा है और उससे कहा कि वह बेकार बातों की चिंता न करे। डोंग हे और योंग हे मुड़े और दूसरी दिशा में चल पड़े। जुंग हे ने उनके पीछे देखा। रात, गोंगजू मेडिकल सेंटर। योंग हे और डोंग हे पार्क में से होकर गुजर रहे थे। डोंग हे ने पूछा कि क्या उसके भाई को भी सब कुछ पता था। उसने कहा कि यह संभव नहीं है कि सारी जानकारी सिर्फ उसे ही दी गई हो। योंग हे ने कहा उसने भी सुना। हादसा सुनसान सड़क के नीचे हुआ जहां वह अपने पोते के साथ यात्रा कर रहा था। डोंग हे ने आगे देखा और पूछा उसके भाई का इस बारे में विचार है। योंग हे मुस्कुराया और पूछा उसे उसके विचारों में दिलचस्पी है या वह अपनी धारणाएं व्यक्त करना चाहता है। डोंग हे भी मुस्कुराया और पूछा कि क्या उसका भाई वाकई इतना जिज्ञासु है। योंग हे ने कहा कि उसे इस बात की परवाह नहीं है कि उसका भाई क्या सोचता है। डोंग हे ने झुंझलाहट में अपने चेहरे से मुस्कान हटा ली। योंग हे ने अपने हाथ जेब में डालते हुए कहा कि उसे उम्मीद है कि डोंग हे उसे इस हादसे का कारण नहीं मानता।
आखिरकार अगर पिता अचानक बिना अपनी हिस्सेदारी विरासत में बांटे मर जाते हैं तो उसे बहुत बड़ा फायदा होगा। उसने कहा कि नायक को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। डोंग हे थोड़ा चिंतित हो गया और उसने कहा कि उसे यकीन नहीं है कि उसके भाई को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि शेयरधारक संरचना में बदलाव करने में लगभग 6 महीने लगेंगे। योंग हे ने अचानक अपने सीने पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए कहा कि वह सबसे बड़ा बेटा है और जब उसके पिता मरेंगे तो वही उनका सबसे करीबी उत्तराधिकारी होगा। अखबारों और खबरों में उसी का चेहरा दिखाई देगा। उसने कहा कि चाहे आप किसी से भी पूछ लें, हर कोई इस बात को लेकर आश्वस्त है कि वही चेयरमैन बनेगा, इसलिए दोनों ही शेयरधारक और सहयोगी उसके पक्ष में होंगे। डोंग हे ने नाखुशी के साथ भौहें सिकोड़ लीं और सोचा कि बिना परिवार वाला बड़ा बेटा जिम्मेदारी लेता है और परिवार वाला छोटा बेटा केवल सम्मान पाता है। उसने पूछा, कैसे? उसने अपने भाई की ओर देखा और पूछा, क्या उसने ऐसा किया? योंग हे ने डर अपने भाई की ओर देखा। डोंग हे ने उम्मीद से अपने भाई की ओर देखा। योंग हे चुप रहा। उसने चश्मा ठीक किया और कहा कि डोंग हे पहले से जानता है कि वह क्या कहेगा, लेकिन उस आदमी ने उसे जवाब देने से मना किया। योंग हे ने नजरें फेर लीं और कहा कि अगर पिता बिल्कुल नहीं जागते तो यह अफसोस की बात होती, लेकिन उसके लिए यह इतना बुरा नहीं है। उसने भाई की ओर डरावनी नजर से देखा और कहा कि यही उसका जवाब है। डोंग हे ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने अपना माथा छुआ और कहा कि उसका भाई कितना भी मूर्ख क्यों न हो, वह इतनी बेवकूफी भरी दुर्घटना नहीं कर सकता था। वे दोनों केंद्र की ओर देखने लगे और पूछा कि डोजून वहां क्यों था। भाइयों में से एक ने सुझाव दिया कि दूसरा खुद ही इसका पता लगा ले, क्योंकि उसके लोग हर जगह हैं। डोंग हे ने मुस्कुराते भाई की ओर देखा और बच्चे को न छूने को कहा। योंग हे ने पूछा, वह इतनी अच्छाई का दिखावा क्यों कर रहा है? उसने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा कि अगर डोजून खतरा बनता है तो डोंग हे ही सबसे पहले उसका सामना करेगा, वह नहीं। डोंग हे चुप हो गया। टीवी पर लोकप्रिय गायकों को दिखाया जा रहा था। डोजून और यांग चोल एक ही कमरे में साथ बैठे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर कमरे में दाखिल हुए। डोजून डॉक्टरों के उदास चेहरों को देखकर हैरान रह गया। यांग चोल ने डॉक्टरों देखा, पूछा, खबर बहुत अच्छी नहीं थी। उसने पूछा कि क्या किम की हालत और खराब हो गई है? डॉक्टरों ने कहा नहीं। वे एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। डॉक्टर ने कहा कि किम उम्मीद से ज्यादा तेजी से ठीक हो रहा है और जैविक संकेतों के अनुसार वह जल्द ही होश में आ जाएगा। दाजुन मुस्कुराया। योंगचुल ने भौहें चढ़ाई और पूछा कि उनके चेहरों पर क्या परेशानी है। डॉक्टर ने कहा कि वे जांच के नतीजे बताने आए हैं। उसने कहा कि एक छोटा सा ट्यूमर पाया गया है। दाजुन को यह भयानक खबर सुनकर झटका लगा। वह चिल्लाया, क्या डॉक्टरों का मतलब सच में कैंसर था? योंगचुल ने उदासी से आगे देखा और अपने पोते से कहा कि डॉक्टरों की बात अभी खत्म नहीं हुई है। दाजुन ने झुककर माफी मांगी। दूसरे डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आकार के हिसाब से यह शुरुआती अवस्था में है और सर्जरी से पूरी तरह हटाया जा सकता है। योंगचुल ने पूछा कि फिर डॉक्टर इतने पीले क्यों थे? उन्होंने कहा कि ट्यूमर मस्तिष्क से उत्पन्न हुआ है, जो कि एक काफी नाजुक क्षेत्र है। योंगचुल तुरंत ही टूट गया। दाजुन ने डर के मारे डॉक्टरों की ओर देखा। मस्तिष्क ट्यूमर का ख्याल उसे डरा रहा था। हीरो ने सुस्त नजरों से आगे देखा। वह सोच रहा था कि असली दाजुन की मौत अतीत में क्यों हुई थी। उसकी मौत एक दुर्घटना में हुई थी। वह जीवित रहने के लिए कदम उठाता है। योंगचुल ने चुप्पी साध रखी थी। हीरो ने सोचा कि मस्तिष्क ट्यूमर तो बिल्कुल अलग मामला है। उसे अपने पिछले जीवन में अपने दादा की अंतिम यात्रा याद आई, जब वे अगले साल 78 की उम्र में चल बसे थे, और जितना उसे याद था वे बीमारी के कारण मरे थे। दोजून ने डर के मारे अपने दादा की ओर देखा, मानो सब कुछ मस्तिष्क ट्यूमर के कारण ही हुआ हो। डॉक्टर ने बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा कि फिलहाल कोई मेटास्टेसिस नहीं है, लेकिन ट्यूमर इतना छोटा है कि यह तय करना मुश्किल है कि वह घातक है या सौम्य। उसने कहा, भगवान का शुक्र है कि उन्होंने इसे समय रहते ढूंढ लिया। योंगचुल ने कहा कि उन्होंने करीब 1 महीने पहले मेडिकल जांच करवाई थी और तब कोई ट्यूमर नहीं था। डॉक्टर ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए कहा कि यह सबसे अधिक संभावना है कि यह एक घातक ट्यूमर है और इसलिए सर्जरी कराना ही बेहतर होगा। योंगचुल मुस्कुराए और बोले कि सब कुछ तैयार कर लिया जाए और वह खुद बताएंगे कि कब संभव होगा। डॉक्टर एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे।
चश्मा पहने डॉक्टर ने उलझन में कहना शुरू किया कि यह तो सिर्फ एक सरकारी क्लिनिक है, यहाँ पर्याप्त उपकरण नहीं है और आदर्श देखभाल देना मुश्किल होगा। हीरो लोग उलझन में डॉक्टर की ओर देखने लगे, जिसने कहा कि शिन्यांग ग्रुप के चेयरमैन के नाम के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उनकी क्लिनिक को अभी तक वीआईपी मरीजों के साथ काम करने का अनुभव नहीं था और ऐसे दबाव में गलती होने का खतरा ज्यादा रहता है। योंगचुल ने अपनी गाल पर हाथ फेरा और कहा कि वह आराम करना चाहते थे, लेकिन लगता है ऐसा नहीं हो पाएगा। वह मुस्कुराए और बोले कि अब कुछ किया नहीं जा सकता और पूछा कि कोरिया में सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है। उसे इतना लंबा जीना चाहिए कि वह हीरो की शादी देख सके। दाजुन उलझन में था। योंगचुल मुस्कुराए। उन्होंने डॉक्टरों की ओर देखा और कहा कि सभी विवरण डॉ ली के साथ चर्चा कर लें। डॉक्टरों ने झुककर अभिवादन किया। दाजुन अपने दादा की ओर मुड़े। उस आदमी ने अपने पोते का हाथ पकड़ लिया। वह मुस्कुराए और हीरो को सौभाग्य लाने वाला खजाना कहा, क्योंकि उसने उन्हें कई बार बचाया था। दोजुन को समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाएं और वह फिर से पूछने लगे। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या दोजुन उसका वफादार सहायक नहीं है? उन्हें याद आया कि उस पल हीरो ने उन्हें बचाने के लिए गले लगा लिया था। वह मुस्कुराते हुए आंखें संकीर्ण कर बोले कि अब वह और भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि दुर्घटना से बीमारी का पता समय रहते चल गया, इससे पहले कि वह लाइलाज हो जाती। असंभव है। दाजुन ने अपने होंठ भींच लिए। उसने सांस छोड़ी और कहा कि यह सब इसलिए है क्योंकि दादाजी की उम्र लंबी लिखी है। उसने कहा कि ऑपरेशन अच्छे से होगा। योंगचुल मुस्कुराया और सहमत हुआ। दरवाजे पर दस्तक हुई। हाकच कमरे में आया और कहा कि उसने जांच के नतीजे सुन लिए हैं और पूछा कि चेयरमैन की तबीयत कैसी है। योंगचुल मुस्कुराते रहे और बोले कि सब कुछ ठीक है और एक साधारण ऑपरेशन के कारण चिंता करने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि यह उनकी किस्मत थी कि ट्यूमर का पता चल गया। हाकच चुपचाप सिर हिलाया। चेयरमैन मुस्कुराए और बोले कि उनके साथ सब कुछ ठीक है, इसलिए ऐसा चेहरा न बनाएं, कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। हाकच ने झुककर कहा कि यहाँ के डॉक्टर ने मेंटल यूनिवर्सिटी अस्पताल के प्रोफेसर जुनशिक की सिफारिश की है। वह खुद उनसे मिलकर ऑपरेशन की तारीख तय करेंगे। योंगचुल ने सचिव की ओर देखा और कहा कि बच्चों को बता दें कि आगे एक और ऑपरेशन होना है। हाकच ने कहा कि शायद इससे वे बहुत हैरान और डर जाएंगे। योंगचुल ने नीचे देखा और कहा कि ऐसी हालत में कोई गलती कर सकता है। रात गगनचुंबी इमारत। सोह्युन सोफे पर बैठी थी और उम्मीद कर रही थी कि इतनी देर रात आना उनकी ओर से बहुत असभ्य न हो। साहिन मुस्कुराए और बोले कि अभी तो आधी रात भी नहीं हुई है। उन्होंने खाली कुर्सी की ओर मुड़कर मेयर चोई के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि उन्हें उनकी जीत पर बधाई देनी चाहिए थी। सोह्युन मुस्कुराई और बोली कि वे फिलहाल सियोल सरकार की भर्ती बैठक में हैं। वह जानती थीं कि साहेन ने कड़ी मेहनत की है, इसलिए उन्होंने उनकी ओर से उस व्यक्ति का धन्यवाद किया। साहेन हैरान हुए और पूछा कि ऐसे समय में क्या हुआ था। सोह्युन मुस्कुराई और बोली कि उनसे संपर्क किया गया था और बताया गया कि उनके पिता का हादसा हो गया है। आदमी के चेहरे पर डर दिखाई दिया। उसने सोचा कि महिला के चेहरे को देखकर यह कोई मामूली दुर्घटना नहीं लग रही है। उसने खुद से पूछा कि वह उसे यह सब क्यों बता रही है। उसने पूछा कि क्या चेयरमैन ठीक है। सोह्युन ने अपने बालों को ठीक किया और कहा कि सर्जरी के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है, इसलिए चाहे वह जितनी जल्दी भी वहां पहुंच जाए, वह उनसे मिल नहीं पाएगी। आदमी का चेहरा बिगड़ गया। उसने उस लापरवाह महिला की ओर देखा और सोचा कि उसके पिता इतनी उम्र में आईसीयू में हैं, लेकिन उसने तो अपनी भौं तक नहीं चढ़ाई। उसने अपने होंठ भींच लिए। सोह्युन हल्के से हंसी। उसने पूछा कि क्या उसे हंगामा करना चाहिए। साहिन चुपचाप आगे की बात का इंतजार करता रहा। आदमी और औरत एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। साहिन ने भौहें सिकोड़ ली। सोह्युन मुस्कुराते हुए नीचे देखने लगी। उसने आदमी की ओर देखा और कहा कि वे इसी तरह जीते हैं। उसने कहा कि अगर उसके पिता मर गए तो वह दुखी होने से ज्यादा चिंतित होगी। वह मुस्कुराई और बोली कि उसके पास जिन यांग में बहुत सारे शेयर हैं। साहिन अब भी चुप था। उसने अपने हाथ घुटनों पर रखे और कहा कि वे जिन परिवार में पैदा हुए हैं, इसलिए उसे आम जिंदगी की भावनाओं को छोड़ना होगा। और उसने कहा कि वह यह बात समझता है। उसने कहा कि वह जानती है कि वे एक ही सोच रखते हैं। साहिन मुस्कुराया और बोला कि चूंकि महिला इतनी शांत दिख रही है, वह उससे खुलकर बात कर सकता है। उसने कहा कि चेयरमैन माफो मीडिया सिटी प्रोजेक्ट पर कब्जा जमाने के लिए बहुत उत्सुक लग रहे हैं और उन्होंने उनसे कहा कि वे उसके आगे झुक जाएं। सोह्युन ने हैरानी से पूछा कि क्या यह उसके पिता ने किया था। साहिन ने कहा कि वही था जिसने यह बात दाजुन तक पहुंचाई। सोह्युन हंसी और कहा कि यह देखना कितना मजेदार है कि एक आदमी बेवजह चिंता करता है। साहिन ने फिर से पूछा,
सोह्यून ने शरारती मुस्कान के साथ कहा कि उसके पिता के मन में ऐसी कोई बात नहीं है और वह अपने पोते को उत्तराधिकारी बनाने की सोच रहे हैं, तो क्या वह इस बच्चे से कुछ चुराएंगे? साहेन हैरानी में अपना चेहरा फैलाते हुए उत्तराधिकारी के बारे में सोचने लगा। सोह्यून ने नीचे देखते हुए कहा कि उसके पिता का दाजुन के साथ चंगचोंगनाम-डो के गोंगजू में एक हादसा हो गया था। अपना चेहरा फैला लिया उत्तराधिकारी के बारे में सोचते हुए। सोह्यून ने नीचे देखा और कहा कि उसके पिता का गोंगजू चुंगचोंगनाम-डो में 2 जून के साथ दुर्घटना हो गई थी। सैह्यून ने अपनी भौहें चढ़ा ली। अपनी भावनाओं को रोके बिना उसने पूछा कि 2 जून के साथ क्या हुआ। सोह्यून ने भौहें सिकोड़ ली और कहा कि निदेशक बाद में अपनी मानवता और चिंता दिखाएंगे, क्योंकि अभी उनके पास ऐसी बातचीत के लिए समय नहीं है। सैह्यून शांत हो गया और पूछा कि अब स्थिति क्या है। सोह्यून मुस्कुराई और कहा कि उसके पिता और 2 जून अब नहीं जागेंगे। उसने पूछा कि फिर सैह्यून के साथ क्या होगा। वह आदमी अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका और पूछा कि वह अब किस बारे में बात कर रही है, इसका क्या मतलब है। सोह्यून ने अपने हाथ उठाए और कहा कि उत्तेजित न हो, क्योंकि वह आदमी के पास एक प्रस्ताव लेकर आई है। सैह्यून चुप हो गया, यह सोचते हुए कि भले ही वे हीरो से खून के रिश्ते में नहीं है, फिर भी वह बहुत चिंतित है। क्या यही वास्तव में मानवता है? वह खड़ा हो गया, ये सोचते हुए कि उसी समय उसकी बेटी, जब उसके अपने पिता घायल थे, उसके पास बेतुके प्रस्ताव लेकर आई थी। सोह्यून ने अपनी गर्दन लंबी की और कहा कि अगर उसके पिता वारिस का नाम बताए बिना मर जाते हैं तो उसे और युंगी को प्रत्येक को 11% मिलेंगे, कुल मिलाकर 22%। सैह्यून ने भौहें सिकोड़ ली जब सोह्यून ने कहा कि नियंत्रण हिस्सेदारी के लिए 15% चाहिए, शायद इससे भी कम, लेकिन निश्चित रूप से उसके बड़े भाइयों के पास पहले से ही थोड़ा ज्यादा है। वह मुस्कुराई और बोली कि शिनयांग मोटर्स अब HQ मोटर्स है और कंपनी के पास 17% की नियंत्रण हिस्सेदारी है। जब आप सब कुछ जोड़ते हैं तो यह 30% हो जाएगा। सोह्यून ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा कि 30% कंपनी के चेयरमैन की जगह लेने के लिए पर्याप्त आधार है। सैह्यून ने हैरानी से पूछा, फिर क्या? सोह्यून मुस्कुराई। उसने कहा कि अगर कोई आदमी उसकी मदद करता है शिनयांग नामक जहाज की कप्तान बनने में, तो वह कम से कम 10 अच्छी शाखाएं दे देगी, और अगर वह उन्हें HR समूह के साथ जोड़ देती है तो वह कोरिया के व्यापार जगत के शीर्ष 20 निगमों में शामिल एक कंपनी की प्रमुख बन जाएगी। सैह्यून चुप हो गया। वह मुस्कुराया और बोला कि उस महिला ने अपनी गणनाओं में गलती कर दी है। सोह्यून हैरान हो गई और पूछा, इसका क्या मतलब है? सैह्यून सोफे पर बैठ गया और बोला कि युंग ही उसका करीबी दोस्त है और वह उससे भी ज्यादा उसके करीब है, जबकि वे आपस में रिश्तेदार भी नहीं हैं। उसने कहा कि अगर वह उसके साथ मिल जाता है तो उसकी हिस्सेदारी नगण्य हो जाएगी, जबकि होना तो इसका उल्टा चाहिए। सोह्यून के चेहरे पर पसीने की एक बूंद आ गई। अब सैह्यून ने चालाकी से मुस्कुराया। उसने कहा कि युंगी को शिनयांग नामक जहाज का कप्तान बनने में मदद करें और फिर वह उन्हें 10 देगा। उसने सोचा और कहा कि 15 शाखाएं और यही सही रहेगा। सोह्यून के होंठ सिकुड़ गए, लेकिन उसने मजबूरी में मुस्कुराया। उसने कहा कि सैह्यून कमाल के हैं और इसी बात पर उसे एक राज बताना होगा। सैह्यून ने पूछा, कौन सा राज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? सोह्यून ने अपनी भौहों के नीचे से देखा और कहा कि जब उनके पिता की मृत्यु होगी तो उनकी मां को शेयरों का एक काफी बड़ा हिस्सा मिलेगा और वह कभी भी उन्हें युंगी को नहीं देंगी, क्योंकि वह अभी भी उससे नजरें मिलाने से बचती हैं। सैह्यून ने गुस्से में भौहें सिकोड़ ली। उसने नाखुश महिला की ओर देखा और पूछा कि उसका क्या मतलब है जब उसने कहा कि 2 जून उत्तराधिकारी बनेगा। सोह्यून ने होंठ भींचे और कहा कि भले ही वह उत्तराधिकारी नहीं है, लेकिन उन सब में से उसके पिता उसी को पहचानेंगे। सैह्यून ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया और कहा कि अगर 2 जून उत्तराधिकारियों में से एक बन जाता है तो उसे किसी महिला के साथ मिलकर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने मान लिया कि सोह्यून के पास कोई शेयर नहीं है। सोह्यून ने शरारती मुस्कान के साथ कहा कि 20 साल का लड़का शिनयांग को संभाल नहीं पाएगा। उसने उस आदमी की ओर देखा और कहा कि उसके पास असली ताकत नहीं है, कि उसके पास कंपनी की असली ताकत नहीं थी। साहेन ने पूछा कि क्या वह महिला सच में शिनोंग के व्यापक संपर्कों की बात कर रही थी। सोह्यून मुस्कुराई और कहा कि साहेन समझदार है। प्रधानमंत्री को दौड़कर बुलाने के लिए उसके पिता के लिए एक फोन कॉल ही काफी है। उसने पूछा कि क्या एक 20 साल का लड़का फोन करेगा तो वह दौड़ती हुई आ जाएगी। साहेन ने कहा कि अगर चेयरमैन का आधिकारिक बयान या उनकी मंजूरी नहीं है तो क्या कोई प्रधानमंत्री है जो किसी महिला के बुलाने पर दौड़ा चला आएगा। सोह्यून ने घबराहट में अपने होंठ भींच लिए। रात का समय था। मेडिकल सेंटर में कोई हीरो को पुकार रहा था। युंगी और साहेन दरवाजे पर खड़े होकर हीरो को बुला रहे थे। दाजुन बिस्तर पर बैठा अखबार पढ़ रहा था।
वह अपने पिता और दोस्त की ओर मुस्कुराया। पिता अपने बेटे के पास दौड़कर आए और उसके गाल खींचने लगे, अपनी चिंता जाहिर करते हुए। हीरो ने कहा कि वह ठीक है, उसे सिर्फ कुछ खरोंचें और चोटें आई हैं। उसने अपने पिता की ओर देखा और कहा कि उसकी सिर से पांव तक जांच हो चुकी है और कुछ भी नहीं निकला, इसलिए चिंता करना बंद करें। युंगी और साहिन ने राहत की सांस लेते हुए एक दूसरे की ओर देखा। दाजुन ने उन्हें शांत भाव से देखा। साहिन ने पूछा कि हीरो गोंगजू में क्यों है। उसने अखबार मोड़ा और कहा कि वे गुनसान जा रहे थे, जोसॉन वेयरहाउस की ओर। जब उसने समझाया कि वे सुबह सुबह जोसॉन वेयरहाउस क्यों जा रहे थे, तो साहिन ने अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा। उसने अपनी मुट्ठी को अपनी हथेली पर मारा और कहा कि अब उसे सब कुछ समझ में आ गया है। उसने कहा कि वहां जाना एक बेवकूफी भरी रस्म थी। युंगी ने अपने दोस्त की ओर देखा और पूछा कि वह किस बारे में बात कर रहा है। साहिन ने नहीं सुना और पूछा कि क्या हीरो समझता है कि यहाँ क्या हो रहा है। युंगी ने उलझन में पड़े निर्देशक की ओर देखा। साहिन ने अपनी उंगली उठाई और हीरो से ध्यान से सुनने को कहा। उसने कहा कि चेयरमैन हीरो को शिनेओंग ग्रुप का उत्तराधिकारी बनाने के बारे में सोच रहे थे, हालांकि वह अकेला नहीं होगा। दाजुन ने हैरानी से साहिन को देखा। उसे वह यात्रा याद आई और उसने खुद से पूछा, क्या वाकई सब ऐसे ही हुआ था? उसे एहसास हुआ कि वे सिर्फ ताजी हवा लेने म्यूजियम नहीं जा रहे थे। उसने योंगी और डोंगी का परिचय कराया और समझ गया कि वह तीसरा उत्तराधिकारी बनने की राह पर है। हीरो ने आगे की ओर देखा। साहिन ने गर्व से अपने हाथ छाती पर मोड़े और कहा कि उस धोखेबाज लड़के को देखो, और पूछा, क्या कोई इंसान ऐसे दिखता है जब वह लंबे समय से प्रतीक्षित खबर सुनता है? दाजुन ने सिर उठाया और पूछा, उनके चाचा को यह कैसे पता चला? साहिन ने गर्दन मलते हुए कहा, वह यहाँ आने से पहले चाची से मिला था। दाजुन ने हैरानी से पूछा। साहिन ने आगे देखते हुए कहा, उसे लगा था सोयून मीडिया सिटी के बारे में बात करने मिली थी, लेकिन उन्होंने बताया गोंगजू और चुंगचोंग नामडो में दुर्घटना हो गई थी। उसने उलझन में पड़े योंगी की ओर देखा और कहा, ऐसा लगता है हीरो के पिता को समझ नहीं आ रहा है। योंगी ने अपने हाथ बांधते हुए कहा कि वह समझ गया है, लेकिन ज्यादा उम्मीद न रखने को कहा। सेकेन ने फिर से हैरानी से पूछा। दाजुन ने भी अपने पिता की ओर देखा। योंगी ने कहा कि योंगी और डोंगी को इसी तरह उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। उसने कहा कि यह एक बहुत ही साधारण रस्म थी। पिता को हीरो को शिनेओंग ग्रुप की कहानी सुनानी होती थी और फिर कहना होता था। वह दिखावा करते हुए अपने पिता के शब्दों को दोहराते हुए बोला कि उसे यह कहानी आगे बढ़ानी होगी। सहेन ने अपना मुंह ढकते हुए पूछा कि क्या योंगी ने भी ऐसा किया था? योंगी ने चश्मे ठीक करते हुए कहा कि लौटने पर उसने गर्व से इसका बखान किया था, क्योंकि उसे पिता का उत्तराधिकारी बनने की खबर सुनकर खुशी हुई थी। सहिन ने दोस्त की ओर देखते हुए पूछा कि उसने उम्मीद न रखने की बात क्यों कही। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि दाजुन भी उत्तराधिकारी है? शायद उसे शिनेओंग ग्रुप से 1/3 हिस्सा मिलेगा। योंगी ने सहिन की ओर देखा और सुझाव दिया कि वह अब कंपनी के शेयरों पर नजर डाले। सबसे बड़े और मंझले भाई को 10% से भी कम शेयर विरासत में मिले थे, लेकिन उत्तराधिकारी बने हुए उन्हें 20 साल हो चुके हैं। क्या सहेन को अब भी नहीं, और फिर भी समझ में नहीं आया? पिता ने अपने बेटे की ओर देखा। दाजुन ने चुपचाप वापस देखा। जंगहे ने कहा कि उसके पिता बेहद लालची थे। उसने मुस्कुराते हुए योंगचोल का परिचय कराया और कहा कि उसके पिता की लालच इतनी ज्यादा थी कि आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। वह दूसरों को अपनी चीजें देना पसंद नहीं करते, चाहे वे उनके अपने बच्चे ही क्यों न हों। सायहुन ने हैरानी से जंगहे की ओर देखा। पिता ने दुखी होकर अपनी नजरें झुका लीं। हीरो ने सोचा कि उसके शब्दों के अनुसार, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि जो दादा वह देखता है और जो हीरो देखता है वे अलग अलग हैं। दाजुन ने नजरें फेर लीं, सोचते हुए कि उसके पिता कहते हैं कि उसके दादा बेहद लालची हैं, लेकिन उनमें एक ऐसी इच्छा है जो उनकी लालच से भी ज्यादा मजबूत है। उसने कंपनी की गगनचुंबी इमारत की कल्पना की और खुद से कहा कि उसका लक्ष्य जिन यांग की समृद्धि है। उसने 2 भाइयों का परिचय कराया और पूछा कि 20 सालों में उसके बड़े चाचाओं को प्रत्येक को 10 से भी कम शेयर क्यों मिले। ये इसलिए है क्योंकि दादा को उम्मीद नहीं है कि उनके नेतृत्व में जिन यांग 10% से ज्यादा समृद्ध हो पाएगा। दाजुन मुस्कुराया। जंगहे हैरान रह गया। उसके बेटे ने उसके प्रति आभार व्यक्त किया कि उसने उससे कोई उम्मीद नहीं की। हीरो मुस्कुराया और कहा कि जिन यांग का उत्तराधिकारी बनना उसकी किस्मत में नहीं है। उसने पूछा, क्या वह दुर्घटना स्वर्ग का संकेत नहीं थी? अगर उसे कम से कम थोड़े से शेयर भी मिल जाएं, तो वह आभारी रहेगा। जंगहे ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, बैठा रहा और चुपचाप हीरो को देखता रहा और हैरान रह गया। उसने मन ही मन हीरो से कहा कि वह उसकी सारी काली मंशाओं को जानता है, लेकिन फिर भी वह बिना पलक झपकाए ऐसी बात कह गया।
पिता ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। वह मुस्कुराया और कहा कि उसे खुशी है कि उसका बेटा ऐसा सोचता है। सायहुन शर्मिंदा हो गया। मन्नाल यूनिवर्सिटी अस्पताल। दरवाजे के बाहर उन्होंने कहा कि चेयरमैन, निदेशक और प्रबंधन के सदस्य हैरान रह गए थे। उन्होंने पूछा कि क्या अफवाहें पहले ही फैल चुकी हैं? हाकची ने कहा कि उन्होंने दुनिया को दुर्घटना के बारे में नहीं बताया था। योंगचोल ने कहा कि बच्चे पहले ही सक्रिय हो चुके हैं। हाकची ने झुककर कहा कि हर कोई बुखार की तरह अन्य शाखाओं की स्थिति जानने की कोशिश कर रहा है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह जानने का एक मौका है। वह मुस्कुराते हुए आगे देखने लगे और बोले कि यह पता लगाने का मौका है कि उनके दोनों बेटों के पीछे कौन है। सचिव के चेहरे पर पसीना बहने लगा। उसने सोचा कि जब चेयरमैन का ऑपरेशन खत्म होगा तो बहुत खून बहेगा। उसने अपने चश्मे को ठीक किया। बूढ़े आदमी ने पूछा कि क्या किसी ने बाहरी निवेश के लिए पूछा है? हाकची ने कहा कि अभी तक नहीं। हर कोई सावधान है कि किसी को ज्यादा जानकारी न हो। उसने यह भी कहा कि दोनों बेटों का उस दुर्घटना से कोई लेना देना नहीं है। योंगचोल ने हैरानी से पूछा, क्यों? सचिव ने कहा कि उसने उनकी बातचीत सुनी थी और दोनों अच्छी तरह जानते थे कि अगर चेयरमैन इस हालत में मर जाते हैं तो समूह की संरचना हिल जाएगी। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ बांधे और कहा कि वह खुशकिस्मत हैं कि उनके बेटे पूरी तरह मूर्ख नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि कंपनी की संरचना खतरनाक स्थिति में है। हाकची ने कहा कि हालांकि दुर्घटना में कुछ संदिग्ध पहलू हैं, फिर भी यह महज एक दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा है। योंगचोल ने कहा कि इस मामले की और गहराई से जांच करना चाहिए। दरवाजे पर दस्तक हुई। एक हांफता हुआ आदमी अंदर आया और पूछा कि क्या चेयरमैन के साथ सब कुछ ठीक है? योंगचोल मुस्कुराए और कहा कि वह आदमी इतनी दूर से आया है। जिन यांग अस्पताल के प्रमुख ने कहा कि उसे आना ही चाहिए था। उन्होंने पूछा, कैसा रहेगा अगर हम उस आदमी को अभी जिन यांग अस्पताल ले जाएं? उनके सर्जरी विभाग में प्रोफेसर जून शिक जैसे कई प्रतिभाशाली लोग हैं। योंगचोल मुस्कुराए और पूछा, क्या वह सच में सोचते हैं कि वह यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें अपने ही अस्पताल पर भरोसा नहीं है? उन्होंने कहा कि उन्हें जून शिक को भर्ती करना है, जिनकी चिकित्सा क्षेत्र में इतनी प्रशंसा है। जंगशिक, जिनकी चिकित्सा जगत में बहुत प्रशंसा होती है। उन्होंने कहा कि वह इस दोस्त को अपने पास लेंगे ताकि उसका बुद्धिमानी से उपयोग कर सकें। अस्पताल के प्रमुख पसीने से लथपथ असहज मुस्कान मुस्कुरा रहे थे। योंगचुल ने सोचा कि वह उस मुस्कान से धोखा नहीं खा सकता। बूढ़े आदमी ने कहा, मामला यह है। आदमी उछलकर खड़ा हो गया और पूछा, मामला क्या है? योंगचुल ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, ट्यूमर कहाँ से आया? आखिरकार 1 महीने पहले उसने उसे आश्वस्त किया था सब कुछ ठीक है। वह आदमी हैरान रह गया। उसे पता था कि यह जिम्मेदारी का मामला है। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था। उसे पता था कि अगर अब उसने गलती की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने कहा कि उसे शर्म आ रही है, लेकिन 1 महीने पहले ट्यूमर का पता नहीं चल पाया था। उसके हाथ कांप रहे थे और वह ऐसे पसीना बहा रहा था जैसे दौड़ रहा हो। उसने कहा कि शायद यह तेजी से बढ़ने वाला ट्यूमर था, लेकिन उन्होंने अभी तक सीटी स्कैन नहीं देखा था, इसलिए वह निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। योंगचुल ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा कि क्या वह आदमी सच में कहना चाहता है कि वह मेडिकल जांच के दौरान बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी? उस आदमी ने सिर झुकाया और कहा कि ऐसा ही था। चेयरमैन की पूरी तरह से जांच की गई थी और दर्जनों डॉक्टरों ने परिणामों की दोबारा जांच की थी। उसने आपसे उस पर विश्वास करने के लिए कहा। योंगचुल अविश्वास में पीछे की ओर झुक गए और प्रतिक्रिया से हैरान होकर बोले कि उन्होंने तो बस एक साधारण सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रमुख उन्हें असहज महसूस करा रहे हैं। उस आदमी ने और भी झुककर माफी मांगी। योंगचुल ने लंबी सांस छोड़ी। वह लेट गए और बोले कि वह जा सकते हैं क्योंकि वह थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं। उन्होंने आगे देखा और कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ऑपरेशन यहीं किया जाएगा। उन्होंने पूछा कि क्या उसे समझ में आया कि यह किस बारे में है। उस आदमी ने अपराध बोध से फर्श की ओर देखा और कहा कि उसे सब कुछ समझ में आ गया है। सचिव ने चुपचाप उसे जाते हुए देखा। उसने चश्मे ठीक किए और उससे पूछा गया कि वह क्या सोचता है। उसका मानना था कि यह जानबूझकर नहीं किया गया था। हाकच ने कहा कि विश्वविद्यालय अस्पताल में बार्द ने भी यही बात कही कि इसे पता नहीं लगाया जा सकता। योंगचुल ने छत की ओर देखा और कहा कि अब सब कुछ उनके लिए स्पष्ट है। उसने डॉक्टरों को अपने अस्पताल से परिचित कराया और सोचा कि अस्पताल ने ब्रेन ट्यूमर की जानकारी छुपा ली थी और दुर्घटना बहुत ही अनुचित समय पर हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ किसी और की योजना के अनुसार हो रहा है। उसने अपनी नजरें छत से नहीं हटाईं और आयोग के अध्यक्ष के लिए एक व्यक्ति नियुक्त करने का अनुरोध किया।
आकाश ने झुककर कहा कि उसने पहले ही पता लगाने के लिए कदम उठा लिए हैं कि वह किससे संपर्क कर रहा है। उस सज्जन ने सचिव की प्रशंसा की और कहा कि कुछ महीनों में वे निदेशक मंडल की बैठक बुलाएंगे और उसे निकाल देंगे। सचिव हैरान रह गया। योंगचुल ने नजरें फेर लीं और कहा कि चाहे वह कितना भी सोचे, उसे कोई और विकल्प नहीं सूझता। सचिव ने झुककर कहा, ठीक है। सूर्यास्त की गर्म गुलाबी रोशनी ने अस्पताल की इमारत को नहला दिया। दाजुन ने झुककर धन्यवाद दिया। किम, जो प्लास्टर में लिपटा हुआ था, अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था। वह चुप था, लेकिन हल्के से मुस्कुरा रहा था। दाजुन ने चिंता जताई कि उस आदमी को बोलने में दिक्कत हो रही थी। किम और ज्यादा मुस्कुराया और कहा कि हीरो की बातें उसे उलझन में डाल देती हैं। दोजुन ने उलझन में ड्राइवर की ओर देखा। उसने कहा कि उसके मन में बहुत से सवाल हैं, इसलिए वह एक एक करके पूछेगा और ज्यादा चिंता न करने को कहा। किम ने कहा कि वह भी बात करना चाहता है, क्योंकि 10 दिन आराम करने के बाद उसकी जीभ खुजला रही है। दाजुन ने फर्श की ओर देखा। उसने पूछा कि क्या किम बता सकते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, जितना उन्हें याद हो। किम ने छत की ओर देखा और अपनी कहानी शुरू की। गाड़ी हाईवे पर चल रही थी। उसे लगा था कि चेयरमैन की गाड़ी के साथ सेक्रेटरी भी होगी, लेकिन सिर्फ एक ही गाड़ी चल रही थी। उसने जम्हाई ली और उसे बताया गया कि वह जा सकता है, लेकिन काम से निकलना लेकिन सुबह काम से निकलना अजीब लग रहा था। वह मुस्कुराया। उन्होंने गाड़ी बदल ली है। सड़कें खाली थीं। दाजुन ने भौहें चढ़ाई। किस्मत वाले हैं जिन्होंने गाड़ी बदल ली थी। हादसा बहुत भयानक था, लेकिन कम से कम वे बच गए। किम ने हीरो की ओर देखा। दाजुन ने पलट कर देखा और कहा कि बोलो। किम ने कहा कि यह एक हादसे के बारे में है। दाजुन की आंखें फैल गईं। किम ने कहा कि वह पूरी तरह से निश्चित नहीं था, लेकिन यह कोई हादसा नहीं था कि वह ट्रक ट्रैफिक में घूम गया। दाजुन अवाक रह गया। किम को वह दिन याद आया जब वह गाड़ी चला रहा था। कुछ उसकी नजर में आया। उसने एक तेज रफ्तार ट्रक देखा। एक अनजान आदमी उसे चला रहा था। किम ने बॉस की ओर देखा और कहा कि वह आदमी इंतजार कर रहा था। दोजुन शून्य में घूरता रह गया, सदमे से जड़ हो गया। दाजुन हैरान रह गया और पूछा कि किम किस बारे में बात कर रहा है। पट्टियों में लिपटा हुआ उसने हीरो की ओर देखा और कहा कि हालांकि वह निश्चित नहीं है, लेकिन सब कुछ बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। दोजुन ने अपने ड्राइवर की ओर हैरानी से देखा और सोचा कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। उसने खुद से पूछा, अपराधी कौन है और उसका निशाना कौन था। उसने अपने दादा का परिचय दिया और महसूस किया कि वह यह जान सकता है, और उसने यह कहकर असहज स्थिति को छुपा लिया कि सब कुछ ठीक है। हीरो की नजरें उदासी से भर गईं। उसने ड्राइवर की ओर देखा और कहा कि शायद यह कहने में उसे शर्म आ रही है, पर उसने अनुरोध किया कि कोई गलत फहमी न हो। उसने कहा कि वह न तो उससे पूछताछ कर रहा है और न ही उसकी बातों पर सवाल उठा रहा है। किम ने हीरो की ओर सवालिया नजरों से देखा। युवक ने पूछा, आखिर यह बलिदान क्यों? आखिरकार वह मर भी सकता था, उसने सोचा, और कहा कि ड्राइवर का बच जाना एक चमत्कार था। किम ने थकी हुई नजरों से छत की ओर देखा। दाजुन ने चुपचाप उसकी ओर देखा। सहायक ने कहा कि उसी पल उसने एक फैसला किया, यह सोचकर कि यह एक अच्छा सौदा करने का बेहतरीन मौका हो सकता है। हीरो ने हैरानी से ड्राइवर की ओर देखा और पूछा कि हम किस तरह के सौदे की बात कर रहे हैं। किम ने उस लड़के की ओर देखा और पूछा कि क्या उसे याद है जब वह और टीम लीडर शिन पहली बार उससे मिले थे। उसने उन्हें अपने लोग बनने का प्रस्ताव दिया था। हीरो को कार में हुई बातचीत याद आ गई। हीरो मुस्कुराया और बोला कि उसे याद है, लेकिन उसने सोचा था कि तब उसने यह बात उन्हें आत्मविकास की ओर प्रेरित करने के लिए कही थी, और कभी नहीं सोचा था कि यह ऐसी स्थिति में बदल जाएगी। किम ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा कि जब वह कोमा से जागा तो उसने सोचा कि यह सौदा कितने का है। अगर उसके बॉस की जान दांव पर लगी हो तो अनुबंध के कॉलम में क्या लिखा होना चाहिए ताकि वह सफल हो सके। वह मुस्कुराया और बोला कि अब हीरो की बारी है खाली जगह भरने की। उसने कहा कि वहां जरूर कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसकी जान के बदले सौदे के लायक हो। दाजुन चुप रहा। वह उदासी से भौहें सिकोड़ते हुए सोचने लगा कि किम कभी वफादार नौकर नहीं रहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। हीरो ने सोचा कि असिस्टेंट किम एकदम से परिपक्व हो गया है। यह सामान्य है जब आप लगभग मरने के कगार पर होते हैं। हीरो के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जो मुश्किल से ही दिखाई दी। उसने पूछा कि किम क्या चाहता है, एक मुश्त भुगतान या फिर जीवन भर के लिए कोई निश्चित राशि। किम ने उलझन में पूछा कि हीरो किस बारे में बात कर रहा है। सहायक चुप रहा। उसने कहा कि वह दूसरा विकल्प चुनेगा और उसे चेयरमैन से एक मुश्त भुगतान मिलेगा। हीरो को झुंझलाहट के साथ एहसास हुआ कि दादा भी इस सौदे में शामिल हैं। दोजुन ने कहा कि धीरे धीरे सोचो, अगर वह एक मुश्त भुगतान चाहता है तो वह इतनी बड़ी रकम देगा जिसे 3-4 हाथों से उठाना पड़ेगा। किम मुस्कुराया और कहा कि उसने सब तय कर लिया है। उसने इसे किस्तों में लेने का नाम दिया। हीरो ने उदासी से पूछा कि क्या किम सच में गंभीर है।
उस आदमी ने कहा, बिल्कुल, क्योंकि उसे अब भी यह नहीं पता कि बड़ी रकम खर्च करने में रोमांच क्या है। वह इतना जानता है कि इसका आनंद खत्म हो जाता है। वह मुस्कुराया और बोला कि अगर तुम हीरो के साथ काम करोगे तो उसे पैसे बर्बाद करने से ज्यादा खुशी मिलेगी। डू जून हैरानी से उस आदमी को देखने लगा। उसने अपने होंठ बंद कर ली। उसने कहा कि उसकी बातें अब भी प्रासंगिक हैं और किम ने पूछा कि वह किस बात की बात कर रहा है। उसने कहा कि अगर किम के पास कौशल नहीं है तो वह उसके साथ नहीं रह सकता। किम ने हैरानी से हीरो की ओर देखा। जून ने गंभीरता से उस आदमी की ओर देखा और कहा कि वह जानता है कि उसकी जान बचाने के मुकाबले कुछ भी नहीं हो सकता। उसने कहा कि उसके पास पैसे हैं और वही एक चीज है जिससे वह अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है। उसने कहा कि साथ में आगे बढ़ना, इसका अलग ही मतलब है। किम चिल्लाया कि वह हीरो के साथ काम करने के लिए अपनी क्षमताएं और कौशल विकसित करने की कोशिश करेगा। अगर यह काफी नहीं है तो बस उसे कहना होगा और वह इस्तीफा दे देगा। हीरो ने 3 उंगलियां उठाई। उसने गंभीरता से कहा कि चाहे आदमी कोई भी गंभीर गलती करे, वह उसे ठीक 3 मौके देगा, लेकिन चौथी गलती पर उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। किम ने अपने दर्द के बीच कहा कि वह सुनिश्चित करेगा कि ये 3 मौके कभी काम ना आए। वहां खामोशी छा गई। हीरो मुस्कुराया। उसने आदमी की ओर देखा और कहा, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और सियोल आ जाए। सूर्यास्त की रोशनी ने विश्वविद्यालय अस्पताल की इमारत रोशन कर दी। आदमी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया और कहा, अंदर आ सकता है। हाकची कमरे में दाखिल हुआ। आदमी हैरान रह गया। योंगचुल उसके पीछे काले जैकेट और टोपी में आया। आदमी स्तब्ध रह गया। उसने अध्यक्ष को पुकारते हुए चिल्लाया। योंगचुल ने उसे लेट जाने को कहा। वह मुस्कुराया और बोला कि अस्पताल में जिसे ज्यादा चोटें आई हों, उसे सबसे बड़ा माना जाता है, इसलिए उसके जैसे बूढ़े आदमी के लिए उठना जरूरी नहीं है। उसने आदमी का हाथ छुआ। उसने बूढ़े आदमी की ओर खाली नजरों से देखा। वह मुस्कुराया और उसका धन्यवाद किया, क्योंकि किसी बूढ़े आदमी की जान बचाने के लिए किसी युवा की जिंदगी को खतरे में डालना आसान नहीं है। आदमी ने उलझन में कहा कि उससे कहीं बेहतर युवा लोग हैं और उनसे ज्यादा चिंता न करने को कहा। योंगचुल मुस्कुराया और पूछा, तो क्या आदमी ने सब कुछ डूजून के लिए किया? किम मुस्कुराया और बोला, हाँ। अध्यक्ष ने उनका धन्यवाद किया। उसने पहली हथेली पर अपनी दूसरी बूढ़ी हथेली रखी और कहा कि अपनी जान बचाने से ज्यादा वह अपने पोते की जान बचाने के लिए आभारी है। योंगचुल कृतज्ञता से मुस्कुराया। वह एक कुर्सी पर बैठ गया। छड़ी पकड़े। उसने कहा कि वह उसे भरपूर इनाम देना चाहता है और उससे कहा कि वह जो चाहे मांगे, क्योंकि वह कुछ भी करने को तैयार है। किम ने नजरें फेर लीं। योंगचुल मुस्कुराया और कहा कि घर या बच्चों की शिक्षा के खर्च जैसी बातों का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसका परिवार पहले ही गंगनम के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुका है और उसने अपने बच्चों की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी ले ली है। बिल्कुल, वह न केवल स्कूल की फीस देगा, बल्कि सभी अतिरिक्त चीजों और मग्स वगैरह का भी खर्च उठाएगा। किम ने हैरानी से चेयरमैन की ओर देखा। उसे लगा था कि उसने एक बड़ा कारक, परिवार की स्थिरता, जिसे हर कोई प्राथमिकता मानता है, हटा दिया है। अब जब घर और बच्चों की समस्या हल हो गई थी, तो उसने मन ही मन उस आदमी से अपनी लालच दिखाने को कहा। किम झेप गया और आभार व्यक्त किया। योंगचुल मुस्कुराया और कहा कि यह स्वाभाविक है। उसने कहा कि उसे उस आदमी को, जिसने उसकी जान बचाई थी, पैसे से चुप कराना चाहिए, लेकिन वह सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है और उसके पास देने के लिए सिर्फ पैसे ही हैं। किम ने कहा कि उसे पैसे की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि उसके जैसे सभी लोग बस घर और बच्चों की पढ़ाई की चिंता करते हैं और चूंकि चेयरमैन ने ये चिंताएं अपने ऊपर ले ली हैं, तो वह और कुछ नहीं मांग सकता। योंगचुल ने हैरानी से उस आदमी की ओर देखा। उसने सोचा कि अगर वह अरबों या दसियों अरबों की मांग करता तो वह दे देता, लेकिन क्या वह सच में यह नहीं चाहता? उसने सोचा कि यह वह पल है जब वह अपनी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन वह ऐसे मौके को ठुकरा रहा है। किम ने छत की ओर देखा। योंगचुल सोच में डूबा बैठा रहा।